हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप? वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज लर्न विद गुरुजी। सो बैक टू द टॉपिक अगेन। हम कर रहे थे क्लास 10th की हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, और इसमें हम आज आपका जो फर्स्ट टॉपिक है द फ्रेंच रेवोल्यूशन, revolution and the idea of nation, ठीक है बच्चे, ये हमारा आज का टॉपिक है। अब सबसे पहली बात आती है, हम रेवोल्यूशन किसको बोलते हैं, क्या होता है रेवोल्यूशन। ठीक है, बहुत सारा वर्ड जो है वो आते हैं इसमें। रेवोल्यूशन वर्ड आता है, स्ट्रगल वर्ड आता है, वॉर वर्ड आता है, ये सारे वर्ड जो है वो आते हैं। रेवोल्यूशन होता है, रेवोल्यूशन को हिंदी में बोलते हैं क्रांति। क्या बोलते हैं हिंदी में? क्रांति बोलते हैं हम। रेवोल्यूशन मीन्स क्रांति। तो ये जो आपका फर्स्ट टॉपिक है, इसमें ये बोलता है द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म केम विद द फ्रेंच रेवोल्यूशन इन 1789। तो ये बोलता है नेशनलिज्म का जो कंसेप्ट आया था, राष्ट्रवाद का जो कंसेप्ट आया था, मैंने अभी पिछले वीडियो में आपको नेशनलिज्म का मीनिंग बताया था। नेशनलिज्म का जो कंसेप्ट आया था वो आया था आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन के साथ। कब आया था? फ्रेंच रेवोल्यूशन के साथ। और ये फ्रेंच रेवोल्यूशन कब हुई थी? ये हुई थी आपकी 1789 में। ध्यान से रखिएगा इस डेट का, इस ईयर को आपने याद रखना है। यहां से आपका 1 मार्क्स का एमसीक्यू क्वेश्चन जो है वो बनता है। तो आपकी फ्रेंच रेवोल्यूशन कब हुई थी? 1789 में। फ्रांस, as you would remember, was a full-fledged territorial state in 1789 under the rule of absolute monarch। तो फ्रांस जो था वो आपको याद होगा कि एक टेरिटोरियल स्टेट था। टेरिटोरियल मींस अपनी टेरिटरीज थी, अपना एक एरिया था इसका विद। और कौन था इसमें राज करता था, किसके रूल में था ये? एब्सोल्यूट मोनार्क के राज में था ये। एब्सोल्यूट मोनार्क मींस यहाँ पे टोटल आपका राजा का राज जो था वो हुआ करता था, या जो आपका चर्च होता था उस वो भी राज करते थे, तो उन्हें भी आपका एब्सोल्यूट मोनार्क जो था वो कहा जाता था। द पॉलिटिकल एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस that came in the wake of French Revolution led to transfer the sovereignty from the monarchy to a body of French citizens। अब क्या हुआ कि द पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस, जो पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस आई, जो राजनीतिक और संवैधानिक चेंजेस आई, परिवर्तन आए, दैट केम इन द वेक ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। वो किस वजह से आए? दैट केम ड्यू टू द फ्रेंच रेवोल्यूशन। जो फ्रांस में राजनीतिक, पॉलिटिकल और आपके जो कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस थे वो आपके किस वजह से आए? दैट केम विद द फ्रेंच रेवोल्यूशन लेड टू द ट्रांसफर ऑफ सोवरेनिटी फ्रॉम द मोनार्की टू अ बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन। तो इस वजह से आपकी जो थी वो फ्रेंच जो था वो सोविजियन हो गया। सोविजियन का मतलब आप क्लास 9th की पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर में पढ़ के आए हैं। वहां पे आपको जो था, जब आपने प्रियम्बल पढ़ा होगा तो वहां पे आपने ये सोविजियन वर्ड भी पढ़ा होगा। अब फ्रांस जो था दैट हैज ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम द मोनार्की, ये परिवर्तित हो गया था मोनार्की टू, मोनार्की से किसमें चेंज हुआ? मोनार्की टू द फ्रेंच सिटीजन में कन्वर्ट हो गया। अब यहां पे फ्रेंच सिटीजन का क्या मतलब है? फ्रेंच सिटीजन का मतलब है कि राज जो था वो राजा के हाथ से निकलकर जो था वो लोगों के हाथ में आ गया था। ठीक है, द रेवोल्यूशन प्रोक्लेम्ड दैट इट वाज पीपल हु वुड henceforth constitute the nation and shape its destiny। ठीक है जी। अब इसका
फ्रेंच रेवोल्यूशन ने इस बात को प्रोक्लेम किया था, इस बात को बढ़ावा दिया था कि वो कौन है जो किसी नेशन को बिल्ड करते हैं, बनाते हैं और साथ में आपके जो है वो उसकी डेस्टिनी को तय करते हैं, उसकी जो आने वाला भविष्य होगा या किस तरह से गवर्नमेंट जो है वो वहां पे चलेगी। दैट इज द पीपल ऑफ दैट कंट्री। जो लोग होते हैं वो इस बात को तय करते हैं कि नेशन जो है वो किस तरह का होगा और उसकी डेस्टिनी किस तरह की होगी। From the very beginning, the French revolutionaries introduced various measures and practices that could create a sense of collective identity among the French people. अब ये जो आपकी लाइन है, ध्यान से सुनिएगा, मैं फिर बोल रहा हूं। From the very beginning, French revolutionaries introduced various measures and practices that could create a sense of collective identity among द फ्रेंच पीपल। तो यहां पे आपका क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा कि हाउ द फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज, व्हाट मेजर्स द फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज टेक टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग द फ्रेंच पीपल। लोगों के बीच में किस तरह से कलेक्टिव आइडेंटिटी जो थी उसको प्रोक्लेम किया गया, उसको बढ़ावा जो था वो दिया गया। अब इसका आंसर है, जो आपका आंसर है वो आपकी बुक में ही दिया गया है। जो फर्स्ट पॉइंट बनेगा, द आइडिया ऑफ ला पैट्री एंड द लेओसिटियन emphasize the nation of a united community। इसमें इन्होंने फर्स्ट जो दिया था वो ला पैट्री वर्ड दिया था। ला, LA, ला, पैट्री, PATRE, पैट्री मीन्स, पैट्री ये वर्ड होता है, इसका मीनिंग होता है द फादरलैंड। हम जैसे बोलते हैं, मैंने अभी स्टार्टिंग में जब पिछले वीडियो में बात हुई थी तो वहां पे मैंने भारत माता की बात की थी। तो ये लोग जो थे वो नेशन को जो थे वो ला पैट्री के रूप में या फादरलैंड के रूप में जो थे वो पोर्ट्रेट करते थे। कौन? फ्रेंच रेवोल्यूशनरी जो थे वो ला पैट्री या फादरलैंड के रूप में नेशन को पोर्ट्रेट करते थे। इसके अलावा इन्होंने एक और टर्म यूज की थी, दैट इज नोन एज ली सिटियन। ली सिटियन, ये ली सिटियन का क्या मीनिंग होता है? ली सिटियन का मीनिंग होता है द सिटीजन्स, जो उसके नागरिक होते हैं। ये वर्ड जो थे ये फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज ने इंट्रोड्यूस किए था ताकि इन जो कम्युनिटी है उसको एक करके, जो फ्रांस की कम्युनिटी है उसको एक करके रखा जा सके। ये पहला पॉइंट है। इससे उन्होंने, जो फ्रेंच रेवोल्यूशनरी थे, इससे उन्होंने जो था वो कम्युनिटी को यूनाइट जो था वो किया था। ठीक है बच्चों लोग, ये आपका पहला था जिससे उन्होंने अपनी फ्रेंच कम्युनिटी को यूनाइट किया था। उसके बाद enjoy and each and every citizen enjoy equal rights under a constitution। एक constitution की बात की गई थी और उस constitution में सभी को equal rights जो थे वो दिए गए था। दूसरा, a French flag tricolor, ये भी यूनाइट करने का एक तरीका है। A French flag tricolor was chosen to replace the former royal standard। पहले जो आपका फ्लैग यूज किया जाता था, कहां पे? फ्रांस में जो फ्लैग यूज किया जाता था वो किस तरह का? वो रॉयल फ्लैग होता था, दैट इज नोन एज अ रॉयल फ्लैग। तो पहले जो फ्लैग होता था वो आपका रॉयल फ्लैग होता था। इस रॉयल फ्लैग को, किस कंट्री की बात कर रहा हूं मैं? आई एम टॉकिंग ऑफ फ्रांस। किसकी बात कर रहा हूं? फ्रांस की बात कर रहा हूं। इस रॉयल फ्लैग को जो था वो रिमूव किया गया, हटाया गया विद ट्राई कलर फ्लैग। और आपने देखा होगा कि जब फ्रेडरिक सोरियो ने वहां पे जो विजन या पेंटिंग बनाई थी उसमें भी उसने ट्राई कलर की बात की है फ्रांस के लोगों के लिए। कौन से 3 कलर बोले उसने? उसने जो 3 कलर बोले थे वो बोला ब्लैक, उसने सेकंड इज रेड एंड थर्ड इज गोल्ड। तो इसका मतलब जो फ्रांस में ट्राई कलर फ्लैग था वो आपका इन 3 कलर्स का था। ठीक है, तो ट्राई कलर वॉज चूजन
was chosen to replace the formal royal standard। ये हो गया आपके इस क्वेश्चन का पॉइंट नंबर 2। नाउ मूविंग टू पॉइंट नंबर 3। The State General was elected by a body of active citizens and renamed the National Assembly। उसके बाद तीसरा जो था वो आपके स्टेट जनरल के लिए इलेक्शन जो थे वो आपके करवाए गए। ठीक है, जो स्टेट जनरल के इलेक्शंस थे ये इसमें किसने पार्टिसिपेट किया था? स्टेट जनरल इलेक्शन जो थे was elected by a body of active citizens। जो एक्टिव सिटीजन्स थे फ्रांस के, उन्होंने इस इलेक्शन में जो था वो पार्टिसिपेट किया था। और जो उनके नेशनल पार्लियामेंट थी, जैसे हमारी नेशनल पार्लियामेंट है उसका नाम लोकसभा और राज्यसभा है, इसी तरह से उसका नाम चेंज करके जो था वो आपका नेशनल असेंबली जो था वो कर दिया गया था। फ्रांस की जो पार्लियामेंट थी उसका नाम चेंज करके नेशनल असेंबली जो था वो कर दिया गया था। पॉइंट नंबर 4, द हाइम्स वर कंपोज्ड। अब ये हाइम्स क्या होती हैं? व्हाट डू मीन बाय हाइम्स? HYMES। क्या होती हैं हाइम्स? हाइम्स होती हैं जो देशभक्ति से ओत-प्रोत कविताएं होती हैं, छोटी छोटी जो है वो कविताएं होती हैं, पोएम्स होती हैं, 2009 जैसे आपने नर्सरी राइम्स होती हैं, उस तरह से हाइम्स भी होती हैं। वो जो थी वो इन रेवोल्यूशनरीज ने कंपोज की थी। ओथ टेकन एंड मैट्रियर्स कॉमरेटेड। उसके बाद लोगों को शपथ जो थी वो दिलाई गई। क्या, किस चीज की शपथ दिलाई गई? एक इंडिपेंडेंट और एक डेमोक्रेटिक कंट्री की शपथ जो थी वो फ्रेंच लोगों को दिलाई गई। और एक और काम किया, मिट्रियर्स जो थे, मिट्रियर्स कौन होते हैं? जो लोग इस रेवोल्यूशन में शहीद हुए थे, उनको जो था उनको याद किया गया, उनकी सालगिरह वगैरह जो थी वो मनाई जाती थी। ये आपका पॉइंट नंबर आ गया 4। और ये सारा काम जो था, ऑल दिस वॉज डन ऑन द नेम ऑफ द नेशन। ये सारा काम जो था वो नेशन के बेस पर किया जाता था। A centralized administrative system was put in place and is formulated uniform laws for all citizens within the territory। तो जो फ्रांस की टेरिटरी थी, मान लीजिए इस फ्रांस की टेरिटरी, ये आपकी फ्रांस की टेरिटरी है, और इस फ्रांस की टेरिटरी में एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो था वो स्टार्ट किया गया था। सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव मींस एक सेंट्रल बॉडी होगी जो पूरे के पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को संभालेगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको जो है वो आपकी करंट सिचुएशन के साथ कंपेयर करूं तो हमारे डिस्ट्रिक्ट में जो है आपको पता है डिविजनल कमिश्नर बैठते हैं। तो डिविजनल कमिश्नर जो है वो पूरे डिस्ट्रिक्ट को एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, उनके हाथ में पूरे के पूरे डिस्ट्रिक्ट को चलाने की शक्ति होती है। तो इसी तरह से फ्रांस में भी जो था वो सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम स्टार्ट किया गया और क्या किया गया? put in place and is formulated uniform laws। और पूरे के पूरे यूनिफॉर्म लॉज जो थे वो चलाए गए। मतलब एक टॉप का जो आपका उस टाइम पे मान लेते हैं वहां पे प्रेसिडेंट होता है, और एक कॉमन इंसान, सभी के लिए लॉज जो होंगे वो आपके इक्वल होंगे फॉर ऑल सिटीजन्स विद इन द टेरिटरी। जो फ्रांस की टेरिटरी में रहते होंगे उन सभी के लिए लॉज जो होंगे वो आपके इक्वल होंगे। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज एंड ड्यूज वर अबॉलिश्ड। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या था? जो ये इकोनॉमिकल पॉइंट भी आता है आपका। इसमें जो इंटरनल ड्यूटीज होती हैं, इंटरनल ड्यूटीज क्या होती हैं? इंटरनल ड्यूटीज और ड्यूज। ड्यूज तो आप जानते होंगे जो पैसा आप पे करते हैं। इंटरनल ड्यूटीज आप जानते होंगे, ये नहीं जानते तो कोई बात नहीं। इंटरनल ड्यूटीज होती हैं, जैसे हमारा जो है, हमारे इंडिया की अगर मैं बात करूं तो इंडिया में अब जो सर्विस है वो आता है आपका GST। क्या फुल फॉर्म होती है इसकी? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब ये इंडिया में ऑल ओवर GST चलता है आपका। पहले क्या होता था, अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग टैक्सेस जो थे वो हुआ करते थे। कोई वैट लेता था, कोई कुछ लेता था, तो बहुत सारी टैक्सेस जो थे वो लगते थे। अब उन्हीं सभी टैक्सेस को मिलाकर एक टैक्स बनाया गया, दैट इज नोन एज अ GST। तो इसी तरह से
जब जापान फ्रांस जो था वो अलग अलग, मान लीजिए ये अलग टेरिटरी है, ये अलग टेरिटरी है, ये अलग टेरिटरी है, ये अलग टेरिटरी है, इन सभी के अपने अपने ड्यूज होते थे। अगर कोई ट्रेडर यहां से सामान लेकर अगर यहां जाता था तो उसे जब वो इसके बॉर्डर पे पहुंचेगा तो उसे वो ड्यूज पे करने पड़ते थे या ड्यूटीज या टैक्सेस पे करने पड़ते थे। तो वो सारे के सारे टैक्सेस जो थे वो फ्रांस में हटा दिए गए। Abolished with and a uniform system of weights and measures was adopted। और पूरे के पूरे कंट्री में वेट और मेजर जो आपके जो गुड्स हैं वो वेट की जाती हैं। जैसे हमारे इंडिया की अगर मैं बात करूं तो इंडिया में गुड्स जो वेट की जाती हैं वो आपकी केजी में जो है, केजी जो है, किलोग्राम जो है वो आपकी जो है वो यूनिवर्सल यूनिट है। तो उसी तरह से मेजर की जाती है पूरे ऑल ओवर इंडिया। आप इंडिया के किसी भी कोने में चलिए तो इसी तरह से फ्रांस में भी जो आपके वेट और मेजरिंग के जो तरीके थे वो यूनिफॉर्म जो थे वो किए गए। इसके अलावा जो आपका पॉइंट नंबर 6 आता है, रीजनल डायलेक्ट्स वर डिस्करेज। डायलेक्ट्स होती हैं जो बोलियां बोली जाती हैं। जैसे आप कांगड़ा में आएंगे तो कांगड़ी बोली बोली जाती है, मंडी जाएंगे तो मंडियाली बोली बोली जाती है, कुल्लू जाएंगे तो कुल्लवी बोली बोली जाती है। तो इन डायलेक्ट्स को जो था वो आपकी क्या किया गया, डिस्करेज किया गया। मतलब लोगों को ये समझाया गया, बताया गया कि आपको ये लैंग्वेज चूज नहीं करनी है। फिर क्या किया गया, एंड फ्रेंच एज वाज स्पोकन एंड रिटन इन पेरिस। जैसी पेरिस में फ्रेंच लैंग्वेज बोली और लिखी जाती थी उसको जो था वो क्या किया गया, बिकेम अ कॉमन लैंग्वेज ऑफ द नेशन। उसको जो था वो अपनी फ्रांस की एक कॉमन लैंग्वेज जो था वो बनाया गया। तो ऑल दीज 6 पॉइंट्स आर कम अंडर दिस क्वेश्चन की कम्युनिटी को यूनाइट करने के लिए कौन से रेवोल्यूशनरीज ने स्टेप उठाए थे। तो ये सारे 6 पॉइंट्स आपके जो है वो उसमें इंट्रोड्यूस हो जाएंगे। द रेवोल्यूशनरीज, अब नेक्स्ट आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन का आंसर आपका यही खत्म हो गया। द रेवोल्यूशनरीज फर्दर डिक्लेयर दैट इट वाज अ मिशन एंड डेस्टिनी ऑफ फ्रेंच नेशन टू लिबरेट द पीपल ऑफ यूरोप फ्रॉम डेपोटिज्म। ठीक है जी, रेवोल्यूशनरीज ने लोगों में इस बात को भी फैलाना शुरू कर दिया कि फ्रांस के लोगों का ये हक है, फ्रांस के लोगों को ये जो है, फ्रांस के लोगों को ये मिशन है, फ्रांस के लोगों का ये डेस्टिनी है कि वो जो है वो दूसरी कंट्रीज के लोगों को, यूरोप की जो दूसरी कंट्रीज है उनको भी लिबरेट करेंगे, उनको भी मतलब उनको भी आजादी जो है वो दिलवाएंगे, उनको भी लिबर्टी जो है वो दिलाएंगे, फ्रीडम जो है वो दिलाएंगे। लिबर्टी वर्ड जो निकला है आपका, एक और बात क्लियर कर देता हूं मैं आपका, ये जो लिबर्टी वर्ड निकला जो आप बार बार लिबर्टी वर्ड पढ़ते हैं, ये लिबर्टी वर्ड आपका जो है वो बेसिकली कहां से निकला है, लिबर्टी वर्ड जो है वो बेसिकली आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन से ही निकला है। किससे 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 लिबर्टी दिलवाएंगे, फ्रेंच मिशनरीज जो है या फ्रेंच जो रेवोल्यूशनरीज हैं वो यूरोप की दूसरी कंट्रीज को किससे लिबर्टी दिलवाएंगे, फ्रॉम डेपोटिज्म। किससे लिबर्टी दिलवाएंगे, डेपोटिज्म से जो है वो लिबर्टी दिलवाएंगे। ठीक है, इन ऑर्डर अदर वर्ड्स टू हेल्प अदर पीपल ऑफ यूरोप टू बिकम अ नेशन, ताकि यूरोप की दूसरी कंट्री जो है वो नेशन बन सके। When the news of the events of French reached the different cities of Europe, students and other members of educated middle classes began setting up the Jacobin clubs। तो अब यूरोप में फ्रांस जो था वो नेशन स्टेट बन गया, फ्रांस में रेवोल्यूशन हुई और रेवोल्यूशन होने के बाद ये रेवोल्यूशन की जो बात थी वो दूसरी कंट्रीज में भी जाने लगी। मैं आपको यहाँ पे एक और बात क्लियर कर देता हूँ, हमारे दिमाग में जो है वो हिस्ट्री को लेकर ये बताया जाता है कि इंडियन जो स्ट्रगल हुआ था फ्रीडम के लिए वो यूनिक था।
मैं आपको बहुत क्लियर कर रहा हूं कि इंडियन स्ट्रगल जो था वो अपने आप में यूनिक नहीं था। बहुत सारी कंट्रीज में वर्ल्ड की जो है वो इस तरह के स्ट्रगल्स हुए हैं और वहीं से उन्हीं रेवोल्यूशनरी से जो है वो आइडियाज आपके इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में भी अडॉप्ट किए गए हैं बहुत सारी कंट्री में, और इंडिया के जो है वो भी दूसरी कंट्रीज में अडॉप्ट किए गए। जैसे महात्मा गांधी का सत्य और अहिंसा का जो रास्ता था वो आपके साउथ अफ्रीका में एक यूनिक कंडीशन थी। जो आप क्लास 9th में अपार्थाइड का पढ़ के आए थे, वहां पर भी जो नेल्सन मंडेला थे जो उनके फर्स्ट प्रेसिडेंट थे साउथ अफ्रीका के, वहां पर भी इस तरह वो सत्य और अहिंसा के गांधी जी के दिखाए मार्ग जो थे वो उस वहां पर भी अडॉप्ट किए गए हैं। तो इंडियन स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम जो था वो अपने आप में यूनिक नहीं था। तो यूरोप की ये जो फ्रेंच रेवोल्यूशन की खबरें थी वो यूरोप की दूसरी सिटीज में भी थ्रू प्रिंट मीडिया या थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आप बोल सकते हो। उस टाइम पे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो इतना नहीं होता था, जैसे मैं आपसे आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू बात कर रहा हूं, उस टाइम पे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो नहीं होता था, लेकिन थ्रू ट्रैवलर्स, थ्रू प्रिंटिंग, इस तरह से ये जो बातें थी वो यूरोप की दूसरी सिटीज में भी पहुंचने लगी। अब उसका क्या इंपैक्ट हुआ? उसका इंपैक्ट ये हुआ कि यूरोप की दूसरी सिटीज में, फ्रांस को छोड़ के यूरोप की दूसरी सिटीज में क्या किया जाने लगा? जैकोबिन क्लब्स जो थे वो जैकोबिन क्लब्स जो थे वो बनाए जाने लगे। जैकोबिन क्लब्स ये जो थे वो बनाए जाने लगे। जैकोबिन क्लब्स जो थे वो यूरोप की दूसरी सिटीज में बनाए जाने लगे। द एक्टिविटीज and the campaigns prepared the way for French armies which moved into Holland, Belgium, Switzerland and much to Italy in 1790s। अब इन जैकोबिन क्लब्स की मदद से जो फ्रेंच आर्मी थी वो आपकी दूसरी कंट्रीज में जाने लगी, और वो दूसरी कंट्रीज कौन कौन सी थी? बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और हॉलैंड, इन कंट्रीज में जाने लगी, एंड यहां तक कि इटली में जब भी जाने लगी। कौन से डिकेड में? 1970s के डिकेड में फ्रेंच आर्मी जो थी वो आपकी यहां तक पहुंच गई। With the outbreak of revolutionary wars, the French armies began carry the idea of nationalism abroad। तो बहुत सारी कंट्रीज में जब जो थे वो आपके रेवोल्यूशंस होने लगे तो फ्रेंच आर्मी जो थी वो रेवोल्यूशन का झंडा बुलंद करके जो थे वो दूसरे यूरोप की कंट्रीज में पहुंचने लगे। थैंक यू बच्चा लोग, थैंक यू वेरी मच। और बाकी जो आपका इस पार्ट का रह गया है वो आपका नेक्स्ट वीडियो में जो है वो करेंगे। यहां तक मैंने आपको जो है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उसके क्या आंसर्स होंगे ये भी आपको बता दिया है। I hope you will like, share and subscribe my channel. This is my first attempt to teach the history through our YouTube channel. मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको ये सारी बातें जो है वो समझ में आ जाएं। Thank you. I hope you will like, share and subscribe my channel, that is Learn with